पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में भाकपा माले पार्टी ऑफिस में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे हम एक ऐसे शख्सियत से आपसे मिलाने जा रहे हैं जो सिकटा विधानसभा से माले के प्रत्याशी थे और जीत भी दर्ज किए। और आइए जानते हैं इनसे कि अब सिकटा विधानसभा में इनका प्राथमिकता क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। सिकटा विधानसभा के लिए अब क्या करेंगे आप? सिकटा विधानसभा जो है वो देश की राजनीति से, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। वहाँ प्रवासी मजदूरों की समस्या है, रोजी रोजगार का सवाल है, शिक्षकों के वेतनमान का सवाल है, ये किसान, गन्ना किसान हैं, उनका चीनी मिलों के द्वारा काफ़ी शोषण होता है। और गरीबों की जो भी योजना है, सरकारी योजनाएं, वो ज़मीन पर नहीं उतरती हैं। बाढ़ की भी वहाँ समस्या है, सड़कों की भी समस्या है। तो जो देश की समस्या है वो राज्य की भी समस्या है और फिर वो सिकटा विधानसभा की भी समस्या है। तो समग्रता में तो ये राज्य सरकारों के खिलाफ संघर्ष करके ही गरीबों के हक अधिकार में या रोज़गार के सवाल पर, शिक्षा में सुधार के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर, तमाम चीज़ों के मामले में ये समस्याएं हल करने की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। इसके लिए सड़कों पर भी आंदोलन होगा और विधानसभा में भी होगा। और अभी हम जो सरकारी योजनाएं हैं वो ज़मीन पर कैसे उतरें, इसके लिए जो है हर पंचायत में विधायक का वहाँ कार्यालय होगा, हमारी पार्टी का कार्यालय होगा। और वहाँ जो भी सक्षम नौजवान हैं उनको जनता के काम में, सेवा में लगा करके, और जो प्रशासनिक काम है, गरीबों की योजना है, उसको धरती पर उतारा जाएगा। एक तो ये काम किया जाएगा। अभी दूसरे तौर पे जो चीनी मिलों के द्वारा अभी गन्ना किसानों का पिछले 5 सालों से रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इस मामले में 22 को एक बैठक होने वाली है किसानों की। उसमें संपूर्ण प्लानिंग बनेगी कि गन्ना किसानों की जो भी समस्या है, धान खरीद की जो समस्या है अभी कि वो MSP रेट पर कैसे खरीद हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो इसके लेकर के बैठक होगी। आगे की उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इसको लड़ा जाए और किसानों के हक में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके उनके हक अधिकार हासिल किया जाए। जहाँ तक रोजी रोजगार का सवाल है, तो इस सवाल पर, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सवाल पर समग्रता में योजनाएं बन रही हैं और आगे इसके लिए भी संघर्ष होगा। तो यह भी तो यही योजनाएं हैं सामने। आपने कहा कि हर पंचायत में आपका अपना ऑफिस होगा जहां पे बैठ करके समस्या सुनी जाएगी जनता का। क्या वह समस्या सुनने के बाद उनका हल होगा? कैसे हल करेंगे आप? एक तो जो सरकारी योजनाएं हैं जो जिसको लागू करना है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, और वो कमीशन के चलते, घूसखोरी के चलते वो लागू नहीं हो पाती। जैसे इंदिरा आवास है, उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, कहीं गरीबों को वृद्धा पेंशन नहीं है, कहीं कन्या योजना का गरीबों को लाभ, कन्या विवाह योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, कहीं राशन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो है तमाम नियम कानून पहले से बने हुए हैं और प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये जिम्मेवारी भी है उसको ठीक से नीचे में जो है वो पंचायतों में इसको ठीक से संगठित करके, जनता की कोई तकलीफ़ सुनने वाला है, संगठन, पार्टी है, विधायक है, तो इसके लिए हमको सिस्टम बनाना है। और वहाँ नौजवान जो लोग हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब मिल करके प्रशासन पर एक दबाव बना करके जो योजनाएं हैं उसको लागू कराएंगे, क्योंकि वो कानूनी तौर पे तो उनको लागू करना है। जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए क्या होगा? क्या रोजगार सृजन कर पाएंगे आप? रोजगार सृजन का जहाँ तक सवाल है, ये तो केंद्र सरकार के स्तर का मामला है, राज्य सरकार के स्तर का मामला है। हम लोग इस संबंध में डिमांड करेंगे, नए नए प्रस्ताव लाएंगे कि कहाँ किस क्षेत्र में रोज़गार दिया जा सकता है। तो रोज़गार का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो रेलवे था, शिक्षक थे, है ना, इस ढंग के जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे
उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार नौकरियां लगती थी। ये सरकार जो निजीकरण की नीति अपनाए हुए है, स्टेशनों को बेच रही है, रेल को बेच रही है, ये स्कूलों का निजीकरण कर रही है, अस्पतालों का निजीकरण कर रही है, तो ये तमाम जो सरकारी जो उपक्रम थे, संस्थान थे, उसके निजीकरण से तो एक रोज़गार का संकट पैदा हुआ है। तो हम लोग इसको बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। 26 तारीख को मज़दूरों की हड़ताल है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, जिसमें ये सब मुद्दे भी हैं। हम लोग उस आंदोलन में भी शरीक होंगे और हमारे तमाम मज़दूर संगठन भी शरीक होंगे। और नया अपने इलाके में, बिहार में हम लोग इसकी पूरी संभावना तलाश रहे हैं कि जो उद्योग यहाँ बंद हैं उसको कैसे चालू किया जाए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नए और उद्योग धंधे क्या हो सकते हैं, खेती बाड़ी के क्षेत्र में ये कोल्ड स्टोरेज हो, बहुत सारे जो प्रौद्योगिकी से संबंधित और ये जो है फलों के, ये सब्जियों के संरक्षण से संबंधित जो भी वर्क कैसे डेवलप हो सकते हैं, यहाँ कृषि आधारित कैसे काम बढ़ सकता है ना। ये जो 26 तारीख आने वाले 26 नवंबर को जो पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, उसमें क्या मांग रहेगा आप लोग का? क्या हड़ताल काहे के लिए रहेगा? मजदूरों के द्वारा ये देश भर के जो मजदूर संगठन हैं उनके द्वारा जो एक तो निजीकरण किया जा रहा है, तो इसका विरोध है। इससे नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा छटनी भी हो रही है। अभी एक महामंदी का दौर है और ये मोदी सरकार के द्वारा ये रचित एक तरह से कहीं लाई गई मंदी है। इससे बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, तो इसको लेकर के भी कि ये नौकरियां नहीं जाएं। फिर श्रम विरोधी कानून बनाए गए हैं अभी मोदी सरकार के द्वारा, तो 8 घंटे लोगों को काम करने का, पहले एक दिन का काम 8 घंटे के काम को माना जाता था और मोदी सरकार ने इसमें संशोधन करके और 12 घंटे तक के काम को एक दिन का काम बनाने की दिशा में पहल की है। तो इसका उसमें विरोध होगा। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं। समान काम के समान वेतन मान की जो बात है, चाहे वो ठेका मानदेय कर्मी हो, आंगनबाड़ी रसोइया से लेकर के विकास मित्र से लेकर के आशा, ये तमाम जो तबके हैं उनकी भी मांगें उसमें होंगी। सफाई वर्करों की भी मांगें होंगी। तमाम लोगों की ये मांगें हैं समान काम से समान वेतन से संबंधित। एक चीज़ है कि बिहार में पहली बार ऐसा है कि डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम हैं। एक तो आपके पड़ोसी के ही हैं जो रेणु देवी हैं, और एक काफ़ी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि रेणु देवी का वो 2020 को 20,020 कहना, 20,020 के उप मुख्यमंत्री कहना और प्रधानमंत्री का नाम नीतीश कुमार सुशील मोदी बताना, डिप्टी सीएम का कहना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर तो जो बात है कि ये तो उनकी जानकारी से संबंधित या आपको ये उनके पर्सनल मामले हैं, लेकिन हम उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में ये बात कहना चाहेंगे कि यहाँ जो उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी, वो पिन्नू डॉन की बहन है और पिन्नू डॉन का जो आतंक है वो बेतिया शहर के लोगों ने, इस ज़िले के लोगों ने वो देखा है, कैसे भूमाफियाओं के साथ उनके संबंध हैं और कैसे लोगों में आतंक उनका बना रहता है। तो ये उप मुख्यमंत्री जो हैं बनी हैं, तो ये उन्हीं की बदौलत जीती हुई भी हैं, पिन्नू डॉन के बदौलत। और हम समझते हैं इससे आतंक बढ़ेगा और बीजेपी ने जो है, जो अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, ज़मींदारों के बल पर, कंपनियों के बल पर ये उसने अपने यहाँ सत्ता कायम किया है और ये चुनाव में भी धांधली करके वो एक तरह से लोकतंत्र का इन्होंने चीरहरण किया है। बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने वो मदद किया। जनता ने तो महागठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया था। तो ये एक लूटपाट है, चाहे वो अपराधियों के द्वारा लूटपाट हो या आपको केंद्र सरकार का सहारा लेकर के हो, ये तमाम चीज़ें हुई है यहाँ सत्ता हथियाने में। तो वैसे ही लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे जो जनता में दबंगता कायम किए हुए हैं, लूटपाट करते हैं।
इनके बारे में तो हम यही कह सकते हैं। अभी जो वर्तमान नीतीश कुमार का फिर से सरकार बना है, फिर से वह मुख्यमंत्री हैं, इस पर बारे में क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? अब नीतीश जी तो एक तरह से कहा जाए कि कठपुतली ही मुख्यमंत्री होंगे, और ये आगे वक्त आने वाले समय बताएगा कि भाजपा ने उनको किनारा करने का पूरा हिसाब किताब कर लिया है। नीतीश कुमार अति पिछड़ा समुदाय से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते थे, और ये माना जाता था कि अति पिछड़ा उनके साथ हैं। तो एक ये उप मुख्यमंत्री वाली जो भाजपा का जो फार्मूला है, उसमें उनके तमाम जो है पत्ते काटने का हिसाब किताब है कि वो जड़ विहीन और जनाविहीन, जनाधार विहीन नेता के रूप में कैसे बन जाए, उनको दूध की मक्खी की तरह कैसे निकाल दिया जाए। ये भाजपा ने कोशिश की है। एलजेपी वगैरह का पिछले दिनों में आपने देखा कि कैसे इस्तेमाल करके बीजेपी ने उनको और उनका कद छोटा किया है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, और नीतीश कुमार आज जो हैं वो भाजपा उनको बहुत ही कमज़ोर करने की दिशा में ही पहलकदमी कर रही है। कमज़ोर एक मुख्यमंत्री साबित होंगे।